हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की गणित की पुस्तक से एक नए टॉपिक ज्यामितीय अवधारणाएं पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, सृष्टि के इस अखंड स्वरूप और उसकी विशेषताओं को अगर किसी को समझना है या समझाना है तो उसको समझाने में विभिन्न तरह की आकृतियों का बड़ा योगदान होता है और उन आकृतियों को समझने में ज्यामिति का बड़ा योगदान होता है। तो आज हम लोग उन्हीं ज्यामिति संबंधी अवधारणाओं को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ज्यामिति किसे कहा जाता है। तो बच्चों, ज्यामिति, जिसको अंग्रेज़ी में जियोमेट्री कहा जाता है, और ज्योमेट्री शब्द यूनानी भाषा का शब्द है और यूनानी भाषा में ज्योमेट्री को जियोमेट्रीन कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो जियोमेट्रीन है वो दो शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस मेट्रीन, जहाँ पर जियो का अर्थ होता है भूमि और मीट्रीन का अर्थ होता है मापना। अर्थात जियोमेट्रीन का मतलब होता है भूमि को मापना। बहुत पहले से ही ज्यामितीय अवधारणाएं कला, वास्तुकला, शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं से विकसित हुई हैं। आजकल ज्यामितीय अवधारणाओं का विकास हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में देख सकते हैं, जैसे बॉक्स या पेटी, मेज़, पुस्तक या जो लंच बॉक्स आप लेके आते हैं या दोपहर में आप जिस गेंद को खेलते हैं, सब में ज्यामितीय अवधारणाओं का योगदान होता है। गणितज्ञों ने ज्यामितीय रचना की या ज्यामितीय अवधारणाओं की मूल इकाई बिंदु को माना है। अर्थात बिंदु ज्यामितीय रचना की मूल इकाई होती है। जैसे विज्ञान में माना जाता है कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, ठीक उसी तरह से हम मान सकते हैं कि ज्यामितीय रचना या ज्यामितीय अवधारणाओं में बिंदु ज्यामितीय अवधारणाओं की मूल इकाई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बिंदु किसे कहा जाता है। जब बिंदु शब्द आपके सामने आता है तो आप अगर इसे परिभाषित करना चाहें, बिंदु को शब्दों में पिरोना चाहें, तो उसके लिए आप कौन सी परिभाषा देंगे? इसके लिए मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूं और सोचिए कि बिंदु किसे कहा जाता है। चलिए मैं आसान कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों, बिंदु समतल में स्थित को बताने के लिए सूक्ष्म चिन्ह है। किसी समतल में, किसी तल में अगर किसी स्थित को बताना है तो उसके लिए एक सूक्ष्म चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बिंदु कहते हैं। कहा यह जाता है कि बिंदु आयाम रहित होता है, अर्थात इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। हालांकि व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि हम किसी ऐसी आकृति की रचना करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई न हो। फिर भी सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नगण्य होती है, अर्थात आयाम रहित होती है। बिंदु का प्रयोग अंतरिक्ष में अक्सर सटीक स्थान को बताने के लिए किया जाता है और बहुत सरल शब्दों में हम कहें तो कलम या पेंसिल की नोक को कागज़ से दबाने पर जो निशान प्राप्त होता है वह बिंदु है। जैसे आप कोई पेन लें या पेंसिल लें, उसको कागज़ पे अब दबाते हैं तो जो निशान प्राप्त होता है वही बिंदु है। तो
किसी भी बिंदु को आमतौर पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABCD या हिंदी के अक्षर क ख ग इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपके सामने एक चित्र है जिसमें 4 काले रंग के बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए हमने अंग्रेजी के 4 बड़े अक्षर ABCD का प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये सब था बिंदु के बारे में, जिसमें हमने जाना कि बिंदु एक सूक्ष्म चिन्ह है जिसका प्रयोग हम किसी समतल में स्थिति को बताने के लिए करते हैं। हमने ये भी जाना कि बिंदु आयाम रहित होता है, अर्थात इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नई ज्यामितीय अवधारणा को समझते हैं, जिसमें आप देखिए कि आपके सामने एक बिंदु है और उसके बाद एक ठीक बिंदु एक और आ गया, उसके बाद एक बिंदु और आया और एक बिंदु और आया, एक बिंदु और आया। आप देखते जा रहे हैं कि आपके सामने बहुत सारे बिंदु आते जा रहे हैं। बिंदु कुछ इस तरीके से आ रहे हैं जिससे इनकी लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन चौड़ाई कुछ नहीं है। तो ये देखिए सब के सब एक ऐसा समूह बना रहे हैं जिसमें इसकी केवल लंबाई बढ़ रही है लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ रही है। तो यह जो आकृति आपको दिख रही है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस तरह की आकृति को क्या कहा जाता है। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है, बिंदुओं का जो समूह है, यह आकृति क्या है? आप ये देख रहे होंगे कि इस आकृति में यह बिंदुओं का समूह है जिसमें केवल लंबाई है और लेकिन चौड़ाई नहीं है। हालांकि बच्चों, मैंने बिंदु बहुत बड़ा बड़ा लिया है जिससे हल्का हल्का चौड़ा दिख रहा होगा। हालांकि ये मान के चलिए कि इसकी चौड़ाई नगण्य है, क्योंकि अगर बहुत छोटा बिंदु बना दिया जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो बिंदुओं का समूह है, ये क्या है? चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और आपके सामने एक नए चित्र को लाते हैं कुछ इस तरह का। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदुओं से मिलके बनी एक आकृति थी, ऊपर दी गई आकृति के जैसी ही है। तो जो ऊपर दिख रही आकृति है, ये क्या है? यह रेखा है। रेखा अर्थात लाइन है। तो हम अब एक नई परिभाषा की ओर बढ़ते हैं जिसे हम रेखा या लाइन कहेंगे। तो रेखा या लाइन क्या है? रेखा या लाइन बिंदुओं का समूह है जिसकी केवल और केवल लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। तो और आगे हम बढ़ते हैं और रेखा के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो चलिए रेखा की परिभाषा देते हैं कि रेखा बिंदुओं का समूह है जिसकी केवल और केवल लंबाई होती है, अर्थात यह चौड़ाई रहित होता है। जैसे आपके सामने यह एक रेखा है, आप देख रहे हैं कि रेखा के दोनों छोर पे तीर का निशान है। अभी इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, इसका क्या मतलब होता है। रेखा सीधी भी हो सकती है और वक्र भी, या झुकी या टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन आपके सामने जो रेखा दिख रही है, इस रेखा को हम सीधी रेखा कहते हैं, अर्थात यह सीधी रेखा का उदाहरण है। तो जैसा कि मैंने कहा कि रेखा सीधी या वक्र दोनों हो सकती है। जैसे नीचे की आकृति में जो नारंगी रंग की आकृति आपको दिखाई दे रही है, यह एक वक्र रेखा का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सीधी रेखा के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि पिछले चित्र में आपने देखा कि आपको कुछ इस तरह की एक रेखा दिखाई दे रही थी। यह रेखा सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन कहलाती है। स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो वक्र या झुकी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य, सीधी रेखा केवल और केवल एक दिशा में चलती है, यह इधर उधर कहीं नहीं जाती है। अब बात करते हैं रेखा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, इनके दोनों सिरों पर एक तीर का निशान है। कहने का तात्पर्य कि ये जो तीर का निशान है, ये आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये हम नहीं जानते हैं, हमें ज्ञात नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें
तो रेखा के सिरे बिंदु ज्ञात नहीं होते हैं, अर्थात इनका आरंभ और अंत बिंदु ज्ञात नहीं होता है। चूँकि बच्चों अगर जिस चीज़ का हमको आरंभ और अंत बिंदु न पता हो और उसको मापना हो तो शायद क्या असंभव है उसको मापना, अर्थात हम इस सीधी रेखा की लंबाई को ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका आरंभ और अंत बिंदु ज्ञात नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रेखा की लंबाई अनंत होती है, अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेखा के दोनों सिरों को तीर के साथ प्रदर्शित करते हैं। अब जब एक रेखा हम बनाते हैं तो अगर उसका नाम रखना हो, जैसे एक चित्र आपके सामने आ रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है आपको कि एक चित्र है जिसमें एक रेखा है और वह रेखा दो बिंदुओं से होके गुजर रही है और जो बिंदु ए और बी हैं, हालांकि ये रेखा ए और बी से शुरू नहीं हुई है, बस ए और बी से होके गुजर रही है, बी से आगे बढ़ रही है और ए से भी आगे बढ़ रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी हमको ज्ञात नहीं है। तो जब भी किसी रेखा अर्थात सीधी रेखा का नामकरण करना होता है तो उस रेखा के ऊपर जो आपने अंग्रेजी के दो बड़े अक्षरों का इस्तेमाल किया, जैसे रेखा ए और बी से होके गुजर रही है तो हम लिखेंगे कि रेखा ए बी या ए बी और उसके ऊपर हम एक तीर का निशान लगाएंगे जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। हालांकि तीर के दोनों तरफ जो है सिरे बिंदु नहीं होने चाहिए, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि ये कोई रेखा है ए बी जो ए और बी से होके गुजर रही है। तो बच्चों ये तो बात थी रेखा अर्थात सीधी रेखा के बारे में। यहाँ मैं बार बार सीधी रेखा को रेखा ही बोल रहा हूँ। तो वर्तमान समय में जब हम रेखा की बात करते हैं तो ये मान के चला जाता है कि हम सीधी रेखा की बात कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी हम रेखा की बात करेंगे तो ये माना जाएगा कि हम सीधी रेखा की बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे रेखाखंड के बारे में। तो रेखाखंड क्या होता है इस पे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए आपके सामने एक आकृति कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। आपने पिछली आकृति को देखा और इसको देखिए और दोनों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, जो सिरे बिंदु हैं, उस पे तीर का निशान नहीं लगा है। कहने का तात्पर्य ये है कि रेखाखंड के सिरे बिंदु ज्ञात है हमको कि रेखा कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो अब एक सिंपल से चित्र से समझते हैं कि रेखाखंड किसे कहा जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए एक कोई रेखाखंड है जो x से शुरू हो रहा है और y पे खत्म हो जा रहा है, अर्थात इसकी लंबाई को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो रेखाखंड के आरंभ और अंत बिंदु ज्ञात होते हैं, अर्थात इनकी लंबाई निश्चित होती है। और याद रहे जब भी हम किसी रेखाखंड का नामकरण करते हैं तो उसके ऊपर, जैसे यह रेखाखंड एक्स वाई है तो एक्स वाई के ऊपर हम एक रेखाखंड बना देते हैं जिससे यह पता चलता है कि यह एक रेखाखंड है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीधी रेखा होती है उनके दोनों सिरे बिंदु ज्ञात नहीं होते हैं, लेकिन रेखाखंड के दोनों सिरे बिंदु ज्ञात होते हैं। और अक्सर ज्यामिति में हम रेखाखंडों का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी कोड बनाना होता है तो वहाँ पे हम एक नई आकृति का इस्तेमाल करते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो हम दो चीज़ जान चुके हैं, एक रेखा किसे कहा जाता है अर्थात सीधी रेखा, और रेखाखंड किसे कहा जाता है। रेखा अर्थात उनके दोनों सिरे बिंदु ज्ञात नहीं होते हैं, जबकि रेखाखंड के दोनों सिरे बिंदु ज्ञात होते हैं। चलिए अब आपके सामने एक चित्र, यह एक टॉर्च दिखाई दे रहा है। इस टॉर्च को देखिए और आप देख रहे हैं कि इस टॉर्च से
कुछ किरणें निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम दीपक के बारे में सोचें तो उसमें से भी कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ प्रकाश प्रकाश निकलता है, लेकिन कहाँ तक जाता है हमको पता नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का प्रकाश भी सूर्य से उत्पन्न होता है, लेकिन कहाँ तक जाता है हमको पता नहीं होता है। तो इन तीनों वस्तुओं से जो प्रकाश निकल रहा है वो किरण कहलाता है। अर्थात तीनों चित्र जो आपको यहाँ पे टॉर्च, सूर्य और दीपक दिख रहे हैं, इनसे निकलता हुआ प्रकाश ही किरण कहलाता है। तो हम लोग एक नई अवधारणा किरण की ओर बढ़ते हैं कि किरण किसे कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और जैसे कि एक चित्र आपके सामने है, इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक रेखा बिंदु ए से शुरू हो रही है और बी से होके जा रही है, लेकिन बी के आगे कहाँ तक जाएगी ये हमको ज्ञात नहीं है। अर्थात इसका आरंभ बिंदु पता है लेकिन अंत बिंदु पता नहीं है। तो रेखा, ऐसी रेखा जिसका आरंभ बिंदु पता हो और अंत बिंदु पता ना हो, उसको हम किरण कहते हैं। तो किरण का आरंभ बिंदु ज्ञात होता है लेकिन अंत बिंदु ज्ञात नहीं होता है। चूँकि इसका भी अंत बिंदु ज्ञात नहीं है, अतः इसकी भी लंबाई को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ किरण ए से शुरू हुई है और बी से होके जा रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये हमको ज्ञात नहीं है। चलिए अब एक प्रश्न करता हूँ। प्रश्न ये है, आप कल्पना करिए या बताइए कि एक बिंदु से होकर, किसी समतल में एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। सोचिए। तो बच्चों, किसी समतल में एक बिंदु से होके अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे आप इस चित्र में देखिए कि एक बिंदु ए है और इसमें फिलहाल अभी आपको केवल और केवल 8 रेखाएं दिख रही हैं। आप चाहें तो बहुत सारी रेखाएं बिंदु ए से होके खींच सकते हैं। अगला पॉइंट ये कि किसी समतल में दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप देखेंगे कि किसी समतल में दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए बिंदु ए और बी हैं, उनसे होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों, ये था आपका टॉपिक रेखा, रेखाखंड, सीधी रेखा, किरण के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं तल के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि रेखा में केवल और केवल लंबाई होती है। अब कोई ऐसी आकृति जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, उसे हम तल कहते हैं, तल या सरफेस कहते हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें केवल और केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसे हम तल कहते हैं। कोई भी वस्तु हम ले लें, चाहे वो बॉक्स हो, माचिस की डिब्बी हो, गिलास हो, अमरूद हो, सेब हो, सब में तल या पृष्ठ होता ही है। जैसे दीवार की सतह, बॉक्स की सतह आदि सब में तल होता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ चित्र आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे आपके सामने कुछ इस तरह की आकृति है, एक घनाभ की आकृति है, घनाभाकार आकृति है। आप देख रहे हैं कि इसमें 6 सतहें हैं, 6 सतहें या 6 फलक हैं, और ये 6 की 6 सतहें, हालांकि आपको दिख केवल 3 रही हैं, 3 पीछे छुपी हुई हैं। तो ये जो सतहें हैं यही तल कहलाती हैं। लेकिन इस तल की खास बात ये है कि ये तल सपाट है, सीधा है, कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं है।
तो इस तरह के तल को हम समतल कहते हैं। जैसे अगले चित्र में देखिए, यह एक घनाकार 3 डायमेंशनल आकृति है, त्रिआयामी वस्तु है, जैसे लूडो की गोटी। इसमें भी आपको इसके सामने के 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं या तल दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों के तीनों समतल हैं, यानी कि सपाट हैं। आगे ये एक कागज़ का गत्ता है, इसके भी सारे तल समतल हैं या सपाट हैं। एक माचिस की डिब्बी, आप देखेंगे कि इसके भी जो तल हैं वो सपाट हैं। तो यहाँ पर जो 4 आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, आप देखेंगे कि इनके सभी तल सपाट होते हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है। तो इस तरह की आकृतियों को हम समतल आकृतियाँ, समतल पृष्ठ, इन तरह की आकृतियों के जो तल होते हैं वो समतल होते हैं, या इनको हम समतल पृष्ठ के उदाहरण में रखते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे आपके सामने एक गेंद है, आप देखिए क्या इस गेंद का जो पृष्ठ है वो समतल है, सपाट है? तो आप देखेंगे कि इस तरह की वस्तु के पृष्ठ जो है वो समतल नहीं है। जैसे अगला एक गेंद आपके सामने, एक गोली से एक गोला आ गया, कोई गेंद आ गया, इसका भी जो पृष्ठ है वो समतल नहीं है, कुछ वक्रतल है, जैसे सेब की आकृति। अब इसका जो पृष्ठ है, आप इस पर जब हाथ रखेंगे तो देखेंगे ये भी सपाट नहीं है। तो यहाँ जो 3 आकृतियाँ आपको दिख रही हैं, इन तीनों आकृतियों का जो पृष्ठ है वो समतल नहीं है, वक्राकार है। इसीलिए इस तरह के पृष्ठों को हम वक्राकार पृष्ठ या वक्रतल कहते हैं। अब कुछ आकृतियाँ ऐसी भी होती हैं जिसके कुछ हिस्से वक्रतल होते हैं और कुछ समतल होते हैं। जैसे बात करें हम एक बेलन की, तो बेलन का जो बेलन का जो आधार होता है वो समतल होता है, और बाकी जो उसके हिस्से होते हैं वो वक्रतल होते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप एक कोन की बात करें, शंकु की बात करें, जो आप बर्थडे की टोपी पहनते हैं, अगर उसको आप ज़मीन पे रखेंगे तो जो उसका आधार होगा वो समतल होगा, बाकी जो हिस्से होंगे वो वक्रतल होंगे। तो ये है आपका वक्रतल पृष्ठ का उदाहरण। तो आपने देखा कि समतल पृष्ठ क्या होता है। अब इसको हम लोग समराइज़ कर लेते हैं और एक बार दोहरा लेते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। तो आपने देखा कि तल 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है समतल और एक को कहा जाता है वक्रतल। समतल पृष्ठ सपाट होते हैं और वक्राकार पृष्ठ वक्रतल होते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ जैसा होता है, झुके हुए होते हैं। जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि समतल पृष्ठ के क्या क्या उदाहरण हैं, तो आपने देखा कि समतल पृष्ठ में घनाभ का पृष्ठ, घन का पृष्ठ, बॉक्स का पृष्ठ या माचिस की डिब्बी का तल जो पृष्ठ है वो सब के सब समतल पृष्ठ के उदाहरण हैं। और अगर हम वक्रतल की बात करें कि ऐसे उदाहरण जिनके पृष्ठ होते हैं वो वक्रतल होते हैं, जैसे गोले का पृष्ठ, सेब का पृष्ठ, गेंद का पृष्ठ, ये सब के सब इसके सभी तल वक्रतल होते हैं। लेकिन इसमें जो चौथा उदाहरण हमने लिया है कि बेलन और शंकु, इनके आधार को छोड़ के बाकी वक्रतल होते हैं और आधार जो होता है वो समतल होता है। तो बच्चों, ये रही आज की क्लास। मैं रंजीत कुमार, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय चकिया, संत कबीर नगर, आप लोगों को कक्षा 6 की गणित विषय की ज्यामितीय अवधारणाओं नामक टॉपिक के बारे में चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।